अब इंडिया और मलेशिया का जो रिलेशन है वो काफ़ी समय से बहुत ही बेहतर रहा है और 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच वॉर हो रही थी, मलेशिया केवल एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था जिसने भारत के साथ खुलकर आने की घोषणा की और न केवल अनाउंसमेंट किया बल्कि इंडिया को वॉर में सपोर्ट करने के लिए एक इकोनॉमिक फंड की भी अनाउंसमेंट की थी मलेशिया ने। और इसीलिए 1965 में इंडोनेशिया और मलेशिया के विवाद में भारत ने मलेशिया का खुलकर साथ दिया था। ये तो एक हिस्ट्री है रिलेशन की, लेकिन जो स्टोरी है वो शुरू होती है 2016 से, जब भारत का एक मोस्ट वांटेड अपराधी जाकिर नायक मलेशिया भाग कर जाता है और मलेशियन गवर्नमेंट उसे ग्रांटेड रेजिडेंसी देती है, यानी मलेशिया में रहने और आने जाने की बेरोक टोक परमिशन। और उसके बाद लगातार इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी ने जाकिर नायक को इंडिया को हैंडओवर करने के लगातार प्रयास किए, लेकिन मलेशिया ने ऐसा नहीं किया। न केवल मलेशिया ने जाकिर नायक को इंडिया को सौंपने से मना किया बल्कि यहाँ तक कह दिया कि जाकिर नायक को भारत को हैंडओवर करने में उसकी जान को खतरा है, यानी जाकिर नायक की जान को खतरा है। और मलेशिया ये इंडिया के मोस्ट वांटेड अपराधी के लिए बोल रहा था, लेकिन ऐसा करके मलेशिया ने भारत के साथ 2012 में प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन किया, क्योंकि 2012 में भारत और मलेशिया के बीच एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी जिसमें दोनों ही देशों ने यह एग्रीमेंट किया था, यदि मलेशिया के अपराधी भारत में आते हैं तो भारत उन्हें मलेशिया को हैंडओवर करेगा और यदि भारत के अपराधी मलेशिया जाते हैं तो मलेशिया उन्हें इंडिया को हैंडओवर करेगा। लेकिन मलेशिया ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद 5 सितंबर 2019 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ईस्ट एशिया समिट के दौरान मलेशियन प्रेसिडेंट महाथिर मोहम्मद से मुलाकात करते हैं और जाकिर नायक को इंडिया को हैंडओवर करने के लिए वो इशू भी रेज करते हैं। और इसके साथ ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के बारे में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ भी किया। और ऐसा इसलिए क्योंकि 5 अगस्त 2019 में ही इंडिया ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया था और पाकिस्तान मलेशिया को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहा था। 22 मार्च इमरान खान की मलेशिया विजिट, जी हाँ, क्योंकि इस विजिट में दोनों ही देशों यानी मलेशिया और पाकिस्तान के बीच कुछ स्ट्रैटेजिक डायलॉग पे साइन होते हैं और ये डायलॉग्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि मलेशिया और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के द्वारा इसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, इंडिया को इतना जरूर पता चल गया था कि दोनों ही देशों ने कई सारे इंटरनेशनल इश्यूज पर एक साथ आने की योजना बना ली है और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद सितंबर 2019 में ही मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा पहली बार उठाया जाता है और उन्होंने न केवल कश्मीर का मुद्दा उठाया बल्कि ये तक कह दिया कि इंडिया ने कश्मीर को ऑक्युपाई कर रखा है, इंडिया ने आक्रमण करके कश्मीर को अपने कब्जे में कर रखा है। और ये स्टेटमेंट इंडिया के लिए बहुत चौंकाने वाला था और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन ट्रेडर्स ने मलेशिया के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। अब इस स्थिति में मलेशिया मालदीव्स की तरह ही फंस जाता है। जी हाँ, जैसे आज मालदीव्स का जो हाल हुआ है सेम वही सिचुएशन मलेशिया की बनी थी। कैसे, जरा समझिए। मलेशिया पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत पाम ऑयल का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इसीलिए मलेशियन इकोनॉमी को मलेशिया के पाम ऑयल से काफी सपोर्ट मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे मालदीव्स के टूरिज्म के द्वारा मालदीव्स की जीडीपी को सपोर्ट मिलता है। जैसे ही मालदीव्स में इंडिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, उसी तरह इंडिया भी मलेशियन पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। लेकिन जैसे ही मलेशिया ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का विरोध शुरू किया, इंडियन ट्रेडर्स ने मलेशियन पाम ऑयल का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया और भारतीय व्यापारियों ने मलेशिया से पाम ऑयल न खरीदने का वादा कर दिया। इंडिया की डिप्लोमेसी और इंडियन ट्रेडर्स के एक्शन के कारण मलेशिया के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 24 फरवरी को मलेशिया के साथ ही दुनिया के सबसे सीनियर लीडर यानी 94 ईयर ओल्ड मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, उन्हें रिजाइन करना पड़ गया। और इसके पीछे इंडियन डिप्लोमेसी और इंडिया के द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल प्रेशर था। इसके बाद मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर मोहिद्दीन यासीन बनते हैं और वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के लगातार प्रयास करते हैं, जिसके बाद भारत और मलेशिया के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए।